Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with the lecture number 62 from Modern Indian History series, and in this lecture we will discuss the land revenue system during British rule in India, in which we will study Zamindari system, Rayotwari system and Mahalwari system. We may encounter many defeats, but we must not be defeated. Beautifully said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो ये जो टॉपिक होने वाला है जिसमें हम जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये सिस्टम अगर आपको समझ जाता है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें रेवेन्यू की समझ जाएगी ब्रिटिश के टाइम की। सो ये लेक्चर के रिलेटेड जो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है वो किस तरह आ सकता है वो हम देख लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन रहेगा, द रेवतवारी सिस्टम एंड द जमींदारी सिस्टम शेयर्ड सर्टेन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। डिस्कस। यू हैव टू आंसर दिस in not more than 250 words और ये लेक्चर के अंत में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके साथ साथ जो मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है, आइए देखते हैं इस बार उसे किन लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। उनके नाम हैं पूजा भारद्वाज जी, स्नेहल पिपरेवार जी और विनीता बिस्वास जी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए, और आपने जो हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए उसे हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ हम 3 सिस्टम जो डिस्कस करने वाले हैं, जमींदारी, रेवतवारी और महालवारी, उसमें हम ये पूरा जो सिस्टम है इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसमें जो फैक्ट्स है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एक तरह से हम पूरा परफेक्ट ये सिस्टम्स को जान लेंगे। सो पहला जो सिस्टम है जो है जमींदारी सिस्टम, आइए उसे हम स्टडी करते हैं। सो ये जो जमींदारी सिस्टम है इसे लाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 में लाया था। इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है जमींदारी सिस्टम को, अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये परमानेंटली एक लैंड रेवेन्यू फिक्स करता था, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू को एक परमानेंट अमाउंट पे फिक्स किया जाता था। इसीलिए जमींदारी सिस्टम धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नाम से जाना जाने लगा। सो यहाँ पे ये चीजें आपको पता चली कि किसने लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये फैक्ट और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूं कि ये जो सिस्टम है इसको स्टार्ट किया गया था 10 साल के लिए इन 1790, अगर देखा जाता है तो फॉर 10 ईयर टेम्पररी पीरियड के लिए ना। सो यहाँ कहा गया था कि 10 साल तक ये एक अमाउंट फिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें चेंज करेंगे। बट धीरे धीरे ये जो सिस्टम था इसको 1793 में ही परमानेंट कर दिया गया ये सिस्टम को, यानी फिक्स कर दिया गया लैंड रेवेन्यू कि इसमें चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स लैंड रेवेन्यू है इतना इतना परसेंट। तो ये जो फिक्स किया गया था ये 1793 में फिक्स किया गया था, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है जमींदारी सिस्टम को। याद रखिएगा, कभी कभी जमींदारी सिस्टम के जगह पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये वर्ड भी यूज किया जाता है। सो अब हम देखते हैं कि इसको कौन से एरिया में लाया गया था। जिन एरिया में इसे लाया गया था मेनली वो बंगाल और बिहार थे। धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर दिया गया उड़ीसा में, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी में यानी बनारस में। तो ये जो है ये जगह पे यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन था जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। अगर हम देखते हैं पूरा इंडिया अगर ब्रिटिश के वक्त का, तो 19% यानी लगभग 19% ब्रिटिश एरिया जो थे उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ये सिस्टम को, जमींदारी सिस्टम को। अब हम देख लेते हैं कि जमींदारी सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है, इसके प्रोविजंस क्या है। सो जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है जमींदारी, जमींदार ये आपको पता है लैंडलॉर्ड। सो ये जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, वो ओनर बना दिए गए थे हर एक जमीन के। सो इन दिस सिस्टम जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ द लैंड। जितनी भी देश में जमीनें वो सब एक एक जमींदार को बांट दी गई थी और जमींदार को यहाँ पे ओनर बना दिया गया था लैंड का। और जमींदार हो या फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स हो, वो सब यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स बन गए थे, वो जमींदार बन गए थे, है ना। तो यहाँ पे जमींदार या रेवेन्यू कलेक्टर्स जो है और ये सब यहाँ पे लैंडलॉर्ड बना दिए गए, जमीन के पूरे ओनर बना दिए गए। तो ये चीजें आपको पता चल गई, इसलिए इसको जमींदारी कहा जाता है। अब ये जो जमींदार थे ये क्या करते थे, तो ये दे एक्ट एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये गवर्नमेंट के एजेंट करके काम करते थे। जो कलेक्ट करना है आपको लैंड रेवेन्यूज रियोत जो है उनसे जो कलेक्ट करना होता है उसके लिए गवर्नमेंट के एजेंट का काम करते थे। अब रियोत यानी क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छे से याद रखिएगा, रेयोत यानी कल्टीवेटर्स। ओके, तो जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनको रेयोत कहा जाता था। तो उनसे यहाँ पे जो कल्टीवेट करने वाले हैं वो लोगों से यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम किया करते थे वो करते थे जमींदार, और वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। यानी अगर हम सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पे अगर ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, उसके बाद जमींदार आते हैं, उसके बाद रेयोत आते हैं। रेयोत अपना जो रेवेन्यू है वो जमींदार को दोगे और जमींदार जो है गवर्नमेंट को दोगे। इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो रेयोत से इनडायरेक्टली यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि राइट ऑफ ओनरशिप जो होगा, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, वो हेरिडिटरी था। सो हेरिडिटरी का मीनिंग होता है कि जैसे अगर एक कोई जमींदार है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसके बाद वो उसी के बेटे को या उसी वो जिसको देना चाहे उसी के किसी रिलेटिव को, जो भी होगा उसको ये ट्रांसफर की जाएगी। तो ये ट्रांसफरेबल था, ये जो ओनरशिप है लैंड की। यानी समझ जाइए, एक कोई लैंड है, ये जमींदार के पास है, लैंड की ओनरशिप आ गई है, तो ये उसके जाने के बाद उसका बेटा या जो भी होगा उसका सक्सेसर, उसको ये अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह का ये सिस्टम बनाया गया था, जमींदारी सिस्टम। जमींदार यहाँ पे किस तरह से रेवेन्यू जो है उसका बंटवारा करते थे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो 11th पोर्शन, 11th में से जो 10th पोर्शन होगा वो रेंट का, जो रेंट, अब देखिए अब कैसा सिस्टम है, मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले। ये पूरी जमीन अगर जमींदार की है, ये जमींदार पे कुछ लोग हैं जो कल्टीवेटर का काम कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है जमीन का, यहाँ पे कल्टीवेटर ए नाम का एक कल्टीवेटर है जो इस पे काम कर रहा है। ये कल्टीवेटर जो है ये उसकी जमीन नहीं है, क्योंकि ये पूरे जमीनों की ओनरशिप एक जमींदार के पास चली गई। तो ये जो ए है ये रेंट पे करेगा टू जमींदार, जमींदार को कुछ रेंट दिया जाएगा बाय ए। अब ये जो ए है, ये जब जमींदार को यहाँ पे रेंट दे रहा है तो उसमें का वो जो रेंट उसने कलेक्ट किया है उसमें 11 हिस्से अगर हम बनाते हैं तो 11 में से 10 हिस्से जो है वो गवर्नमेंट को देना होगा। फॉर एग्जांपल 1100 रुपए है, 1100 में से 1000 रुपए किसको मिल जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट को मिल जाएंगे। और वन पार्ट 11 में से वन जो पार्ट रहेगा, यानी कितना होता है वन पार्ट, यानी 1100 का 100 रुपए, तो 100 रुपए आएंगे जमींदार के पास। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ये जो रेवेन्यू था वो। अब यहाँ पे ये था कि कंडीशन वाज दैट इफ अ जमींदार वाज नॉट एबल टू पे सम पार्ट, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ जमींदारी। और अगर ये पेमेंट नहीं कर पा रहा है इतना जो फिक्स किया गया है यहाँ पे, इतना अगर नहीं 10 11 ये फिक्स किया गया है, अगर ये नहीं पे कर पा रहा है वो जमींदार, तो फिर उसकी जमींदारी यहाँ से छीन ली जाती थी। इसलिए जमींदार कुछ भी करके ये वसूल करता ही था रेत से। ये एक सिस्टम बन गया था, एक डेंजरस सिस्टम बन गया था। ओके, सो ये इस तरह का एक सिस्टम होता है जिसको जमींदारी सिस्टम कहा जाता है। सो अब हम देख लेते हैं जमींदारी सिस्टम के डीमेरिट्स क्या थे, क्या कमियां थी इस सिस्टम में, ये देखना है अब हमको। तो हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ जमींदारी सिस्टम। सो यहां पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो कल्टीवेटर थे, जो रियोत थे, जो कल्टीवेटर थे, वो यहाँ पे टेनेंट बन गए थे, मियर टेनेंट बन गए थे। टेनेंट यानी किराएदार बन गए थे। और अगर हम देखेंगे तो किराएदार बन गए थे और इसके ओनर बन गए थे जमींदार, ये तो हमें पता ही चल गया है। जो कल्टीवेटर्स थे उनके जो राइट थे, राइट टू द सॉइल, ये पूरे छीन लिए गए थे। उनके जमीनों पर से उनके अधिकार यहाँ पे चले गए थे, डिप्राइव कर दिया गया था उनको अपने अधिकारों से। और कस्टमरी राइट्स जो भी उनके पास थे, जो उनको मिले हुए थे पहले से ही अपने पूर्वजों से, वो सब उनके हाथ से चले गए और वो पूरे के पूरे जमींदार को मिल गए। सो उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा इन कल्टीवेटर्स को। उसके साथ साथ नो एफर्ट्स वर मेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले जाते थे यहाँ पे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कमाना यही एक एम बन चुका था जमींदार का और गवर्नमेंट का भी। इन लोगों से पैसे वसूल करना यही एक एम था। और ये जो पैसे रहते थे इससे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी इनके कल्टीवेशन के कंडीशंस में, जिसके कारण अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी थी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, यानी कुछ यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, या जमींदार को इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी स्टेप्स एक्शंस नहीं लेते थे। तो ये सब चीजों के कारण जो जमींदारी सिस्टम है उसके चलते जो कल्टीवेटर्स था उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। सो इस तरह से ये सिस्टम रहा जिसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि जमींदारी सिस्टम क्या था, प्रोविजंस क्या थे, जमींदारी सिस्टम क्या होता है और इसके कमियां क्या रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये तीनों चीजें आपके एग्जाम में। सो इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो हम अभी अगले सिस्टम के पास जाने वाले जो आता है द रियोतवारी सिस्टम। अब रियोतवारी सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको ये बता देता हूँ। सो रियोतवारी सिस्टम सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो कौन थे, तो ये गवर्नर ऑफ मद्रास थे, इन्होंने इसको लाया था। बट इसको शुरुआत जिसने की थी उनका नाम था कर्नल रीड। 1792 में कर्नल रीड ने इसकी शुरुआत की थी, बट 1820 में इसको गवर्नमेंट ने एक तरह से लाया था, पूरा सिस्टम बना दिया था। तो इसको लाने वाले
जो इंसान है उनका नाम था थॉमस मुनरो, जो कि गवर्नर हुआ करते थे मद्रास के। ये फैक्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो उसके साथ साथ यहाँ पे रियोत ये वर्ड यूज हुआ है, जैसे वहां पे जमींदार ये यूज हुआ था, तो यहाँ रियोतवारी है। रियोत का मीनिंग होता है पीजेंट कल्टीवेटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो पीजेंट यानी यहाँ पे वही है जो किसान है, जो कल्टीवेटर है, वही उसका ही नाम दिया गया है रियोत, उसको रियोत कहा जाता है हिंदी में। ओके, कल्टीवेटर यानी खेतिहर जो होते हैं वो। सो यहाँ पे ये सब चीजें हो गए, रेवत का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इट वॉज considered to be continuation of state of affairs that existed in past। जो पुरानी चीजों में चलता था कि डायरेक्टली जो कल्टीवेटर है उससे यहाँ पे रेंट या फिर रेवेन्यू हासिल किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, यही सिस्टम था जो रेवतवारी है। रेवतवारी में डायरेक्टली आप जो रेवत होगा उससे कलेक्ट करोगे। सो ये कहाँ कहाँ लाया था ये भी आपको बता दूं कि इसको लाया गया था मद्रास, बॉम्बे, पार्ट ऑफ आसाम एंड कुर्ग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये सब जगह पे लाया गया था 1820 में। एक सिस्टम जिसको रेवतवारी सिस्टम कहा जाता है, और इसको अगर हम देखेंगे तो 51% ऑफ ब्रिटिश एरियाज में टोटल लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। ब्रिटिश का जितना पोर्शन था उसमें 51% जगह पे, तो काफी सारी जगह पे इसको लगाया गया था। अब हम देखते हैं प्रोविजन क्या है रेवतवारी सिस्टम के। प्रोविजन ये है कि पीजेंट्स जो है उनको यहाँ पे ओनर रखा जाता है उस लैंड का। जैसे कि यहाँ पे जो जमींदार थे उनको यहाँ पे ये बनाया जाएगा, इस जमीन का अगर हम देखते हैं तो ओनर बनाया जाता था जमींदार को। वैसे रेवतवारी में ये है मेनली कि रेवतवारी में जो पीजेंट था उसी को यहाँ पे ओनर रखा जाता था लैंड का। जो पीजेंट थे वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू गिव रेवेन्यू। मैंने ये कहा कि जो पीजेंट थे यानी जो रेवत होगा वो डायरेक्टली रेवेन्यू देगा ब्रिटिश को या फिर गवर्नमेंट को, ये चीजें हैं। ओके, सो डायरेक्टली पे किया जाएगा, इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा जैसे वहां पे था इंटरमीडियरी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टली पे करेंगे। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू रेट थे रेवतवारी सिस्टम के, वो मैं आपको ये बता दूं कि वर 50% वेयर द लैंड वर ड्राई। जो ड्राई लैंड थी उसके लिए 50%, और जो इरिगेटेड लैंड है उसके लिए 60%, यानी जहां वाटर की फैसिलिटीज है उसके लिए 60%, और जहां पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जिसके लिए आप पूरा रेनफॉल पे डिपेंड हो उसके लिए 50% रखा गया था ये रेवेन्यू रेट्स। सो इस तरह से रेवेन्यू रेट्स फिक्स किए गए थे रेवतवारी सिस्टम में। और जिस तरह से जो जमींदारी सिस्टम था, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बनता है, वैसा ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं था, नॉट अ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये रिवाइज किया जाता था पीरियोडिकली। कब कब? तो आफ्टर 20 to 30 ईयर्स इसको रिवाइज किया जाता था और रेवेन्यू डिमांड जो है उसको बढ़ा दिया जाता था। ये भी चीजें यहाँ पे चलती थी। तो ये परमानेंट कोई सिस्टम था नहीं, इसलिए रेवतवारी को परमानेंट सेटलमेंट नहीं कहा जाता है। कल्टीवेटर जो है कुड सेल, यहाँ पे कल्टीवेटर के पास ये ऑप्शन था कि वो बेच सकते थे, मॉर्गेज कर सकते थे या लीज कर सकते थे लैंड को, जो कि जमींदारी में उनके पास पावर नहीं हुआ करता। ये पावर उनके पास यहाँ इसीलिए हुआ करता था क्योंकि पीजेंट यहाँ पे खुद ओनर थे यहाँ पे लैंड के, जो कि वहां पे जमींदारी में वो नहीं हुआ करते थे, जमींदारी हुआ करते थे। तो ये सब चीजें होती थी यहाँ पे, तो ये कर सकते थे। बट ये करने के लिए सेल करना है, मॉर्गेज करना है, पर लीज पे देना है लैंड, तो उनको ये टैक्सेस रेगुलरली पे किए हुए वो लोग होने चाहिए थे। ये एक यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई थी, ये आप समझ लीजिए। तो ये प्रोविजन थे रेवतवारी सिस्टम के। अब देख लेते हैं कि क्या कमियां थी, डीमेरिट्स क्या थे रेवतवारी सिस्टम के। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इनलैंड रेवेन्यू है वॉज टू बी डन एट द व्हील ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितना चाहेगी उस तरह से ये लेगी, उतना वहां पे लगाते जाएगी, उतना अपने हिसाब से उसको रिवाइज करते जाएगी। ये बहुत बुरी एक चीज थी, गवर्नमेंट कितना भी उसको लगा देती थी। इवन इन द कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम ड्रॉट, वहां पे कोई सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया या बाढ़ आ गई, तो रेवत जो थे उनको फिर भी रेवेन्यू पे करना ही पड़ता था। कुछ थोड़ा सा माफ कर देते थे या पूरा ही पे करना पड़ता था। तो ऐसा वो लोग फिक्स करते थे, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही ये लोग करेंगे। तो ये बहुत बुरा होता था। उनके पास कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ पैसे नहीं होंगे, फिर भी उनको पे करना पड़ता था। अगर हम देखते हैं तो ये कैश में पे करना पड़ता था, और कैश में अगर पे करना है, सो पेमेंट के लिए पैसे नहीं है तो लोन लेना पड़ता था। लोन लेने के बाद लोन जो थे वो मनी लेंडर इनको देते थे। और होता क्या था, सो मनी लेंडर जो है वो इनको यहाँ पे लोन देते थे। जो कल्टीवेटर से वो मनी लेंडर से लोन लेंगे, मनी लेंडर इनको लोन देंगे, और कल्टीवेटर जो है ये पैसे किसको देंगे, ये पैसे गवर्नमेंट को देंगे। सो ये जो गवर्नमेंट को यहाँ पैसे दिए जा रहे हैं बाय कल्टीवेटर, किससे लेके, तो मनी लेंडर से लेके। ये जो पैसा है ये जब ये रीपे नहीं कर पाएंगे ये जो कल्टीवेटर है वो मनी लेंडर को, सो क्या होगा कि ये जो मनी लेंडर है वो इनकी जो जमीनें हैं वो अपने पास रख लेता था, वो छीन
छीन लेता था रीपेमेंट ना करने पे। तो ये चीज़ों के कारण इनकी बहुत सारी ज़मीनों का लॉस हो रहा था। यही है कि एज़ रेवेन्यू वाज़ डिमांडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, फार्मर्स स्टार्टेड कल्टीवेटिंग कैश क्रॉप्स, है ना? तो फिर धीरे-धीरे वो तो कैश क्रॉप भी यहाँ पे लगाने लग गए, क्योंकि डायरेक्ट कैश क्रॉप से डायरेक्टली उसको मार्केट में बेचो तो आपको पैसे मिलते थे डायरेक्टली। ऐसे कैश क्रॉप की तरफ ये लोग जा रहे थे, फूड क्रॉप छोड़ के, जिसके कारण देश की हालत और खराब होते हुए दिख रही थी। तो ये इमीडिएट कैश के लिए उनको क्या-क्या नहीं करना पड़ता था, मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, फूड क्रॉप्स से उनको कैश क्रॉप पे आना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती थी। सो कैश क्रॉप क्या-क्या हो सकते हैं? कैश क्रॉप वो हो सकते थे जिसको आप अपने यूज़ के लिए नहीं तो मार्केट में बेचने के लिए बनाते हो, कोई भी कल्टीवेटर, उसको कैश क्रॉप कहा जाता है, जिसको बेचने से उसको पैसे मिलते हैं। वो खुद के यूज़ के लिए उसको नहीं रख सकता है। सो कॉफ़ी हो गया, कोको, टी, शुगरकेन, कॉटन, स्पाइसेस, ये सब जो है ये कैश क्रॉप माने जाते हैं, जिसको आप मार्केट में सेल करते हो। तो इनको कैश क्रॉप पे आना पड़ा। फूड क्रॉप पे राइस, व्हीट, ये जो फूड क्रॉप है, इस पे वो नहीं रह पाए, जिसके कारण इनकी खुद के खाने की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत ही एक बुरा सिस्टम बन गया, रेयतवारी सिस्टम भी। सो इस तरह से इनकी ज़मीनों का लॉस होने लगा और ये सिस्टम एक तरह से सक्सेसफुल नहीं दिख रहा था, जिसके कारण फिर से परेशान हो गए थे जो रेयत थे, जो कल्टीवेटर थे, वो लोग। सो एक और सिस्टम आपको पता चल चुका है जिसका नाम है रेयतवारी सिस्टम। तो रेयतवारी सिस्टम भी अभी आपको पता चल चुका है। सो अब हम आगे के सिस्टम पे जाएंगे, जिसको कहा जाता है महालवारी सिस्टम। सो महालवारी सिस्टम क्या है देख लेते हैं। महालवारी सिस्टम, यहाँ पे जैसे कि वर्ड है महाल, जैसे कि पहले इसमें जमींदार था, दूसरे इसमें रेयत था, तीसरे इसमें महाल है। सो ये भी हम देखने वाले कि महालवारी सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। द गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, उन्होंने महालवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था एक लैंड रेवेन्यू करके इन 1833। इसको 1833 में लाया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, आगरा में, सेंट्रल प्रोविंस में, गंगेटिक प्लेन्स पे, पंजाब एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे सब रीजन पे इसको लाया गया था महालवारी सिस्टम को। लगभग 30% एरिया जो था ब्रिटिश इंडिया का, वो वहां पे इसको लागू कर दिया गया था, इंप्लीमेंट कर दिया गया था महालवारी सिस्टम को। दिस हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ जमींदारी एंड रेयतवारी। इसमें दोनों की भी चीजें आपको देखने मिलती है, जो कि जमींदारी और रेयतवारी में आपको देखने मिल रही थी। वो पूरी चीजों का मिक्सचर ये देखने मिलता है, जिसको महालवारी सिस्टम कहा जाता है। कैसे, ये भी अब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोविजन, जिसके थ्रू हमको ये सिस्टम ओवरऑल क्या है ये पता चल जाएगा। सो जो प्रोविजन है महालवारी सिस्टम के, वो सबसे पहले ये है कि दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू महाल्स, है ना? तो ये पूरी जो जमीन है इसको अलग अलग पार्ट में यहाँ डिवाइड किया जाता है और इसको महाल कहा जाता है ना, महाल महाल महाल। सो महाल क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। तो महाल में ये जो महाल है इसमें एक से ज्यादा विलेजेस होते थे। फॉर एग्जाम्पल ये महाल में 4 विलेजेस है, ऐसा कुछ ज्यादा, एक से ज्यादा विलेजेस मिलके एक महाल बनता था। तो ये महालवारी सिस्टम ऐसा था जिसमें महाल बनाए गए थे और एक महाल में 1 और मोर विलेजेस रह सकते थे। सो ये भी आपको चीजें पता चल गई। अब ये जो टैक्स है, ये टैक्स एसेस किया जाता था पूरे महल का, एक फिक्स किया जाता था, ये पूरे महल का टैक्स है ना। फॉर एग्जांपल ये महल का टैक्स इतना इतना परसेंट ऐसा फिक्स कर दिया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ईच इंडिविजुअल फार्मर गेव हिज शेयर। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये पूरा महल है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 4 गांव आ रहे हैं, 1 2 3 4 विलेजेस आ रहे हैं, ये पूरा एक महल में। ओके, तो ये जो विलेजेस है इसमें फॉर एग्जांपल ये विलेज में 5 फार्मर काम कर रहे हैं और यहाँ से जितना भी आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो ये 5 लोग वो पूरे रेवेन्यू का शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर 500 रुपए कलेक्ट करना है तो 500 में ये लोगों को 100 रुपए अपना शेयर देना पड़ेगा। सो इस तरह से, और ये शेयर किसको देंगे? सो ये जो शेयर है वो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर जो दिया जाएगा वो विलेज हेड्समैन को दिया जाएगा, जिसको लंबरदार कहा जाता है। लंबरदार जो है उसको ये शेयर दिया जाएगा रेवेन्यू का, आप अपना ये सब किसान जो है वो देंगे। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू राइट्स है वो पीजेंट के पास ही होंगे। ये जो लैंड है ये किसी जमींदार की या फिर ये किसी विलेज हेडमैन की नहीं होगी, ये खुद उनकी होगी। ये अपना अपना शेयर लाके दे देंगे किसको? तो ये लंबरदार को दे देंगे। और लंबरदार क्या करेंगे? ये पूरे महाल जो है वहां पे ये लंबरदार के पास आएगा और ये लंबरदार जो है ये फिर गवर्नमेंट को उसके थ्रू हासिल हो जाएगा। सो इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एवरेज रेंट्स, है ना। तो एवरेज रेंट, एक एवरेज निकाला गया कि इतना इतना रेंट है, ऑन एन एवरेज सबको इतना इतना पे करना है। तो डिफरेंट सॉइल क्लासेस पे भी, कैसी भी सॉइल हो, आपको ये एवरेज देना ही पड़ेगा।
ये अलग ही कंसेप्ट यहाँ पे बना दिया था सरकार ने महलवारी सिस्टम में। तो ये भी आपको अभी पता चल चुका है महलवारी सिस्टम के प्रोविजन क्या थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो स्टेट का जो शेयर था ये रेवेन्यू का, ये 66% था रेंटल वैल्यू पे, है ना। तो जितना भी रेंट आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें 66% जो रेंट है वो स्टेट को, ये गवर्नमेंट को जाता था। बाकी विलेजेस के पास रहता था, वो जो इनको इंप्रूव करना है वो नहीं करना है वो वहां पे करते रहेंगे। 66% आपको स्टेट को देना पड़ेगा, बाकी जो विलेजेस है वो अपने पास उसको रख के अपना इंप्रूवमेंट कर सकते थे। ये जो सेटलमेंट था वॉज एग्रीड अपॉन फॉर 30 ईयर्स, ये 30 साल तक के रहेगा ये सेटलमेंट। ये भी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, ये 30 साल के लिए रखा गया था। और दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम। इसको जमींदारी, मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हेडमैन देखा गया तो वर्चुअली वो जमींदारी बन गया था, क्योंकि वो जमींदार जैसा ही काम कर रहा है एक तरह से देखेंगे तो। भले ही ऐसा क्यों ना हो कि जो ओनरशिप राइट है वो पीजेंट के पास है, बट एक तरह से जमींदार की तरह ही वो कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू। आपका 66% जो है वो सरकार को दे रहा है, बाकी वो खुद रख रहा है। तो जमींदार की तरह ही यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसको मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। या फिर जो जो रियोत है उससे कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ रियोतवारी सिस्टम के भी कुछ एलिमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। इस तरह से महलवारी सिस्टम जो ये चला है, महलवारी सिस्टम, जिसमें महल बनाए जाते थे। तो आपको ये कंसेप्ट पता चल चुका है। अब देखते हैं इसमें कमियां क्या थी, इसके डीमेरिट्स क्या थे। डीमेरिट्स ऑफ महलवारी सिस्टम जो है वो ये थे कि लैंड रेवेन्यू बहुत हाई हुआ करता था, लगभग 50 से 75%। जितना आप प्रोड्यूस बना रहे हो, जितना आपको मिल रहा है उसका 50 to 75% आपको रेवेन्यू पे करना पड़ता था। बहुत हाई है। ऐसे से आप क्या कमाओगे? अगर इतना आप पे कर रहे हो तो आप क्या कमाओगे? तो ये प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन भी होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन हो गया फार्मलैंड का। फ्रेगमेंटेशन यानी अगर बड़ी फार्मलैंड होगी तो ठीक है, बस फार्मलैंड जो इसके अलग अलग हिस्से बांट दिए जाते थे, अलग अलग हिस्से पे अलग अलग यहाँ इसको बांट दिया जाता था, जिसके कारण ये हम देखते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी, है ना। तो लैंड जितनी बड़ी उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो लैंड जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो गया था फार्मलैंड का, इसीलिए यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो डिमांड है इन द फॉर्म ऑफ कैश, यहाँ पे भी कैश में रहती थी। तो कैश में रहने के बाद क्या होता है आपको पता है, फार्मर स्टार्टेड कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप्स, है ना। कैश क्रॉप्स यहाँ पे फूड क्रॉप्स की जगह वो ला रहे थे। और यहाँ पे अगर उनको पैसे नहीं दे पा रहे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे जो कि बहुत हाई है, तो उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा। मनी लेंडर को अगर वो रीपे नहीं कर पाए तो मनी लेंडर उनकी लैंड जो है वो ले लेंगे। सो यही सब चीजें हो रही थी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर इन रीपेमिंग द डेप्ट, तो उनको बेचना पड़ेगा उस लैंड को मनी लेंडर को। तो ये सब सिस्टम जो है ये चल रहा था। तो एक तरह से फिर से फेस करने पड़ रहे थे प्रॉब्लम महलवारी सिस्टम में भी। तो ये भी सिस्टम लोगों के ऊपर एक बर्डन ही बन गया था एक तरह से हम देखेंगे तो। इस तरह से ये 3 सिस्टम हमने अभी स्टडी किए। एक था, फर्स्ट हमारा था जमींदारी सिस्टम, जिसमें जमींदार हुआ करते हैं। सेकंड हमारा रहा रियोतवारी सिस्टम, जिसमें डायरेक्टली रियोत से कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू। और थर्ड था महलवारी सिस्टम, जिसमें महल बनाए जाते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस को एक महल बनाया कहा जाता है। सो वहां से भी लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था। इस तरह से ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने 3 देखे जो ब्रिटिश के टाइम पे चले हैं। सो आई होप आपको ये पूरे समझ चुके हैं। अब हम मेक एमसीक्यू चैलेंज जो है हमारा, उसे कंप्लीट, उसके क्वेश्चन जो भेजे हमें पूजा जी ने, स्नेहल जी ने और विनीता जी ने, वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेक एमसीक्यू चैलेंज मेरा एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें आपको मैं मेक एमसीक्यू बनाने के लिए एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आप ये जो अभी ये जो लेक्चर है ये आप अभी देखेंगे और इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू बनाएंगे और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे विथ योर नेम्स। और मैं क्या करूंगा, तो मैं अगले आने वाले लेक्चर में आपके ये जो एमसीक्यू रहेंगे इनको मैं पोस्ट करूंगा। और पोस्ट करने के बाद ये आपके तरफ से एक हेल्प होगी कि आप सभी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा लेंगे। और आप अगर एमसीक्यू बना पा रहे हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने में भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको एक एक्सपर्ट बनाऊं एमसीक्यू सॉल्व करने में। सो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें भेजा है किसने, तो ये हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। और ये जो टॉपिक रहेंगे ये क्वेश्चन के, वो रहेगा इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि मेरा प्रीवियस लेक्चर से है। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो इसे देख ले, यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, ताकि आप ये पूरे जो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ने वाला है इन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाए। सो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो पूजा जी ने भेजा है वो है, जिसमें उन्होंने लिखा है असर्शन फ्रॉम बीइंग नेट एक्सपोर्टर इंडिया बिकम अ नेट इंपोर्टर। रीजन, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड वन वे फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश सिटीजन। बोथ A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। अगला क्वेश्चन पूजा जी ने हमें भेजा एक और,
जो कि है द टर्म इकोनॉमिक ड्रेन रेफर्स टू deindustrialization, a portion of national product of India which was not available for consumption of its people, maximization of rents and in securing its share of revenue, none of the above. बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन पूजा जी ने भेजा हुआ। अगला क्वेश्चन एक और पूजा जी ने भेजा हुआ है। Assertion, there was great insecurity to the tenants who lost their land, their traditional rights in land. Reason, British introduced the Teen Katia system. Both A and R are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is wrong explanation of A. Both are false. None of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है स्नेहल पिपरेवाल जी ने। स्नेहल जी ने पूछा हुआ है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड बाय कोवास जी, नानो भाई in 1853 in which of the following cities? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। अगला क्वेश्चन एक और हमें स्नेहल जी ने भेजा हुआ है द फर्स्ट जूट मिल was started in which of the following places in India? कोलकाता, रिश्रा, मद्रास या मुंबई। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन हमें भेजा है which of the following is or are correct? Till the first half of the 18th century in terms of trade, India was superior to any European country. The economic history of India written by Dadabhai Nauroji. Both A and B, both 1 and 2, 1 only, 2 only, none of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी। स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है जो कि है which of the following statement is or are correct? The two most important forms of drain of wealth were home charges and council bills. Council bills were the actual means through which money was transferred. 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहल जी जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है विनीता विश्वास जी ने। विनीता जी ने लिखा हुआ है हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? दादाभाई नौरोजी, एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। विनीता जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 18th century in Bengal was decline in quality of production, non-availability of raw material, high tariff rates on export to Britain, no availability of craftsmen. बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। एक और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन भेजा है हमें विनीता जी ने। सो ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू फर्दर ग्रोथ ऑफ रूरल पॉवर्टी बिकॉज द पीजेंट गॉट unremunerative prices for his produce, was exploited by the merchants and other middlemen, had to accept fixed price for his produce, was left with no money to buy food grains during famines and other natural calamities. बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। सो विनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। सो मैं एक और बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूजा जी, स्नेहल जी और विनीता जी का जो उन्होंने हमसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करा ली है। तो आप लोग सभी अब ये जो मेंस का मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया था ये आपको लिखना है। रेवतवारी एंड जमींदारी सिस्टम शेयर्ड सर्टेन फंडामेंटल सिमिलैरिटीज डिस्कस 250 वर्ड्स में आपको ये लिखना है और ये आंसर आप अभी लिख पाएंगे ये मुझे पूरा भरोसा है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक करें, श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बड़ी द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे मेल कर सकते हैं shreyasbadi@gmail.com पे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे आए, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया और आप अपना ख्याल रखते रहे। आप अच्छे से डाइट ले, अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें और अपने आप को हेल्दी भी रखे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़िए आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।